चलिए स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। एक स्टूडेंट ने इस पर लिखा है शेप ऑफ ऑर्बिटल, फिर से एक्सप्लेन करिए। कल कहाँ था? कल मैंने जब इतने अच्छे से समझाया शेप ऑफ ऑर्बिटल, तब कहाँ गायब था? चलिए पहले हम तीन हेडिंग जो आज की स्टडी उसको लेंगे और शेप ऑफ ऑर्बिटल फिर लास्ट में समझाऊंगा। लेकिन जो आपके पास आपने कल वीडियो देखा उससे देख करके थोड़ा सा अंदाज लगाइए। शेप ऑफ ऑर्बिटल फास्ट में समझा दूंगा बाद में। सबसे पहले हेडिंग लिखिए एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। डिफरेंस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, इसकी हम एक फार्मूले के थ्रू स्टडी करते हैं और इन फार्मूलों को हम बोलते हैं बोहर मॉडल या बोहर एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड ये फार्मूले हैं। तो बोहर एटॉमिक मॉडल के जो फार्मूले हैं उसमें सबसे पहले आता है एनर्जी का फार्मूला। एनर्जी हम जब कैलकुलेट करेंगे किसी भी इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में भी हो सकता, सेकंड में भी होगा, थर्ड में भी होगा, फोर्थ में भी होगा। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग ऑर्बिट सेलेक्ट करता है। मींस अगर उसके पास एनर्जी ज्यादा है, मैक्सिमम एनर्जी, हायर एनर्जी, तो वो एन की वैल्यू हायर रखेगा। मींस वो हायर एनर्जी लेवल में शिफ्ट होगा। और जो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी कम रखता वो न्यूक्लियस के नजदीक होगा। इट मींस इलेक्ट्रॉन एनर्जी के बेस पर ऑर्बिट में रिवॉल्व होगा। अगर उसकी एनर्जी कम है तो वो लोअर एनर्जी लेवल में होगा, एनर्जी इंक्रीज होगी तो वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल को जंप कर जाएगा। इस तरह एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट डिसाइड होता है। उस ऑर्बिट के बेस पर हम एनर्जी के फार्मूले से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को डिसाइड करें। कल हमने या पिछले टर्न पर जब हम एनर्जी लेवल की स्टडी करते थे तो यहां पर हमने N+L रूल की स्टडी की थी। हमने N+L रूल की स्टडी की थी, वो भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को डिसाइड करने का एक कंसेप्ट था। आज हम फार्मूले के थ्रू इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे और डिफरेंट। अब यहाँ बोहर एटॉमिक मॉडल का जो फार्मूला है वो हाइड्रोजन एटम से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? हाइड्रोजन एटम से रिलेटेड है। और हाइड्रोजन एटम का कंसेप्ट क्या है? न्यूक्लियस। और हाइड्रोजन के एटम में न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितना है? 1। यही प्रोटॉन क्या है? जेड। जेड मीन्स न्यूक्लियर चार्ज। और इसके सराउंडिंग स्पेस में क्या है? सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो फार्मूले को डिसाइड करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, तो थोड़ा सा बोहर एटॉमिक मॉडल के लिए इजी था। और उसने एनर्जी का जो फार्मूला दिया है वो मैं डायरेक्ट लिखता, एनर्जी इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये फार्मूला प्रूव भी किया है, लेकिन हमें फार्मूला प्रूव करने के प्लेस पर हमें उस फार्मूले से डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करके आंसर लाना है। क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एनर्जी लेवल का तो आपसे फार्मूला प्रूव नहीं करवाएगा, आपसे वो आंसर पूछेगा फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी क्या है, सेकंड की क्या है, थर्ड की क्या है, हाइड्रोजन के केस में क्या है, तो लिथियम के केस में क्या है, तो बेरिलियम के केस में क्या होगी, इस तरह। तो एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट मीन्स एन फॉर
number of shell orbits 1 2 3 4 5 so and so on. Energy of an orbit minus 13.6 z square upon n square. जेड का मीनिंग क्या है? जेड का मीनिंग है प्रोटॉन के नंबर. अब प्रोटॉन के नंबर कहां से लाओगे? अरे जो इलेक्ट्रॉन के नंबर वही प्रोटॉन के नंबर होते हैं. तो यहां पर जेड की वैल्यू क्या होगी? हाइड्रोजन के केस में 1 और एन का मीनिंग है नंबर ऑफ ऑर्बिट. तो हाइड्रोजन का जब केस लोगे तो ऑर्बिट का नंबर भी सिंगल होगा और ऑर्बिट का नंबर सिंगल होगा तो एन की वैल्यू भी 1 होगी. तो यहां पर हम हाइड्रोजन का केस स्टडी करें और हाइड्रोजन के केस में फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कैलकुलेट करें इलेक्ट्रॉन के लिए. तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी पर हाइड्रोजन एटम माइनस 13.6. जेड की वैल्यू सोचिए, हाइड्रोजन के लिए जेड न्यूक्लियर चार्ज, प्रोटॉन का नंबर 1 तो जेड स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 कैंसल, या मींस गायब हुआ. एन स्क्वायर फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं, एन भी गया 1 स्क्वायर 1. तो ये इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन के केस में फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी. अब इसमें यूनिट क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये एक यूनिट है जिसमें हम एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर आपको जूल में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे? 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी है, इसको माइनस करोगे तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज बन जाएगा, प्लस करोगे तो प्रोटॉन का चार्ज होगा. तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट को आपको कन्वर्जन करना है जूल पर एटम में. तो आप 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 का मल्टीप्लिकेशन इस डिजिट में कर देंगे तो आंसर बदल जाएगा. आंसर क्या आ जाएगा? माइनस 21.69 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल पर एटम. अब फार्मूले में जेड स्क्वायर एन स्क्वायर तो चलते रहेंगे क्योंकि ये वेरिएबल फैक्टर. तो ये जूल में एनर्जी को हमने कन्वर्ट किया. अब हम इसी एनर्जी से सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट की एनर्जी का लेवल कैलकुलेट करते हैं. सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी E2 माइनस 13.6. हाइड्रोजन का केस स्टडी कर रहे हैं, प्रोटॉन का नंबर सेम होगा, कांस्टेंट है प्रोटॉन, प्रोटॉन चेंज नहीं होंगे. अब फर्स्ट ऑर्बिट के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन कहाँ है? सेकंड ऑर्बिट में. तो जेड तो कांस्टेंट है बट एन है सेकंड. एन इक्वल टू 2 स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इतनी एनर्जी आ गई. थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी माइनस 13.6. जेड कांस्टेंट, एन की वैल्यू 3 9 माइनस 1.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एनर्जी का साइन माइनस होता और जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो यही एनर्जी पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट हो जाती है. यही एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. मींस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी. E4 फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी माइनस 13.6 अपॉन 60 इक्वल टू माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये चारों ऑर्बिट की एनर्जी मैंने कैलकुलेट की हाइड्रोजन के केस में. आप इसको नोट करिए, उसके बाद आगे स्टडी करते हैं. कौन वेट करने में लगा है? बोर्ड पर से नोट करिए, फेयर कॉपी में लीड पेन चलाइए जरा.
हाइड्रोजन के केस में फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी -13.6 जूल पर एटम में कन्वर्ट करोगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का मल्टीप्लाई होगा, तो डिजिट चेंज हो जाएगी, -21.69 10⁻⁻19 जूल पर एटम। E2 सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी हाइड्रोजन के केस में -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड ऑर्बिट के केस में -1.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फोर्थ ऑर्बिट -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब मेरी क्लास खत्म होगी मैं आपको लेक्चर के बारे में जानकारी देने के बाद ही हम क्लास को ऑफ करेंगे, टेंशन मत लीजिए। चलिए आगे बढ़िए। चलिए ये नोट कर लिया। अब हम हाइड्रोजन के लाइक कुछ स्पीशीज को यहां कंसीडर करेंगे और उनके ऑर्बिट की एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। ये हटा देते हैं। अब समझिए, हाइड्रोजन के लिए ये फार्मूला था, हमने सभी ऑर्बिट के लिए एनर्जी कैलकुलेट की। अब मैं यहां से स्पीशीज को चेंज करूंगा, लेकिन वो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में क्या रहेगी, लाइक हाइड्रोजन। जैसे हीलियम 2 पॉजिटिव, लिथियम 3 डाई पॉजिटिव, बेरिलियम 4 ट्राई पॉजिटिव। इतने में आपको केस समझ में आ जाएगा और फिर आपको सेल्फ भी उसकी एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। समझिए, पहले हीलियम का केस लेते हैं। हीलियम में न्यूक्लियर चार्ज 2, तो न्यूक्लियर चार्ज 2 है, इट मींस बिफोर टाइम उसमें इलेक्ट्रॉन भी 2 होंगे, लेकिन एक पॉजिटिव साइन है, मींस एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है। प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट्स में। प्रोटॉन जेड की वैल्यू है, इट मींस हीलियम में जेड की वैल्यू क्या है, 2, और इलेक्ट्रॉन सिंगल है, तो ऑर्बिट फर्स्ट ऑर्बिट में होगा, तो यहां एन की वैल्यू क्या है, 1। क्लियर? इस फार्मूले में या इसकी एनर्जी हम फार्मूले के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। एनर्जी ऑफ हीलियम 2 सिंगल पॉजिटिव, और कौन से ऑर्बिट के लिए, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए। हालांकि फर्स्ट ऑर्बिट ही होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक है, तो ऑर्बिट तो फर्स्ट ही होगा ना। तो या तो ये डिजिट लिखिए आप 21.69, या फिर से वही लिख देता मैं -13.6। जेड की वैल्यू बोलिए हीलियम के लिए। हीलियम के लिए जेड की वैल्यू 2 है और फार्मूले में जेड स्क्वायर है, इट मींस 4 अपॉन, अब एन की वैल्यू क्या है हीलियम प्लस के लिए, सिंगल, एन स्क्वायर 1 1 कैंसिल, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, आंसर आ गया। इसका जब आप इसमें मल्टीप्लिकेशन करोगे तो -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना इसका आंसर आ जाएगा। ये लिख दिया मैंने, एप्रॉक्स आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। क्लियर? ये हीलियम के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी है। अब आप हाइड्रोजन से कंपैरिजन करो। हाइड्रोजन के, ये हाइड्रोजन, इसके फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी क्या थी, ये बताओ। इन दोनों में से लार्जर वैल्यू किसकी है? लार्जर वैल्यू ये, इसके कंपैरिजन। माइनस साइन एज मैथमेटिक्स आपको इंडिकेशन करना पड़ेगा, माइनस साइन है, ये डिक्रीज हुई, ये लार्जर वैल्यू। तो हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, जबकि हीलियम में अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में तो उसकी एनर्जी लेस होगी देन हाइड्रोजन। क्यों? कि हीलियम में जेड की वैल्यू 2 है और न्यूक्लियस
अपने अट्रैक्शन फोर्स से इलेक्ट्रॉन को अपने साइड अट्रैक्ट करेगा, मतलब न्यूक्लियस के बहुत नजदीक रखेगा। और न्यूक्लियस के जैसे ही इलेक्ट्रॉन बहुत नजदीक जाएगा एनर्जी डिक्रीज होती, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर जाता है एनर्जी इंक्रीज होती। तो ये हाइड्रोजन से हमने हीलियम का कंपैरिजन। अब अगर हम ऐसा कंपैरिजन करें लिथियम का केस में, तो लिथियम की एनर्जी क्या होगी? एनर्जी ऑफ लिथियम डाई पॉजिटिव प्रोटॉन के नंबर 3। अब यहां पर मैं लिख देता है प्रोटॉन कितने हैं, यहाँ जेड की वैल्यू क्या है 3, बट इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, n = 1। हाइड्रोजन जैसा हमने इसको बनाया है, चलिए -13.6 इंटू प्रोटॉन के नंबर 3 जेड की वैल्यू 9 अपॉन से कोई मतलब नहीं क्योंकि n = 1। ये एनर्जी आपको लिथियम के केस की है, डाई पॉजिटिव आयन है हाइड्रोजन की तरह। एनर्जी ऑफ बेरिलियम ट्राई पॉजिटिव आयन इक्वल टू -13.6 इंटू 16, क्योंकि बेरिलियम में जेड की वैल्यू 4 है। बेरिलियम में जेड की वैल्यू क्या है 4, n की वैल्यू क्या कंसीडर की हमने 1, ये आंसर आया। इनको आप नोट करिए, ये हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी है, हालांकि सबकी फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी है ये, लेकिन प्रोटॉन के नंबर न्यूक्लियर चार्ज चेंज होने के कारण सबका आंसर डिफरेंट। हीलियम के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी ये होगी, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी है, लिथियम में अगर फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो इतनी होगी, बेरिलियम में है तो इतनी होगी। मींस इनका रेशो क्या बना? अगर आप इसको 1 कंसीडर करें, अब रेशो देखेंगे आप, तो हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का जो एनर्जी लेवल है वो कौन सा रेशो में होगा कंसीडर 1, तो ये कौन सा होगा 4, ये कौन सा होगा 9 और ये कौन सा होगा 16। मींस ऑर्बिट का जो नंबर है, ऑर्बिट का जो नंबर है वही रेशो बन जाएगा, उसका स्क्वायर। ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, लेकिन जो प्रोटॉन के नंबर होंगे उससे इसका रेशो बनता जाएगा। इसको तो आपको हटाना है सब जगह से, केवल जो प्रोटॉन के नंबर है, न्यूक्लियर चार्ज है, उसका स्क्वायर इनका रेशो बन जाएगा। नोट करिए फटाफट, फिर आगे स्टडी करते हैं और इसमें किस तरह क्वेश्चन आता है फिर वो समझाते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन के नंबर इंक्रीज होने से एटम की साइज का लेन देन है, मींस वो उस पर डिपेंड है, लेकिन एटम की साइज केवल इलेक्ट्रॉन के नंबर पर डिपेंड नहीं है। ओनली एटम की साइज ऑर्बिट्स पर डिपेंड है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। अगर ऑर्बिट फर्स्ट है तो तय एटम स्मॉलर साइज का होगा, और ऑर्बिट उस एटम में 5 है तो तय लार्जर साइज का होगा। अब दूसरी चीज, एटम की साइज इलेक्ट्रॉन के नंबर से रिलेटेड या नंबर पर ही डिपेंड नहीं है, एटम के न्यूक्लियर चार्ज पर भी डिपेंड है। अगर न्यूक्लियर चार्ज हायर होगा तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स हायर एक्ट होगा, तो एटम की साइज रिड्यूस होती है। ये कंसेप्ट है, क्योंकि एटम की साइज को डिफरेंट फैक्टर इफेक्ट करते हैं। केवल इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ने से ऑर्बिट के नंबर इंक्रीज होंगे, और अगर आप न्यूक्लियर चार्ज को नेग्लिजिबल करें
तो ते नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज होंगे तो एटम की साइज इंक्रीज होगी। लेकिन उसके साथ साथ ये ध्यान रखिए, एटम के नंबर जैसे जैसे इंक्रीज होते हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन के नंबर भी इंक्रीज होते हैं, और फिर वो दोनों मिलकर के उस एटम की साइज को बैलेंस करते हैं। तो केवल इलेक्ट्रॉन के नंबर पर डिपेंड नहीं। चलिए, नोट कर लिया होगा अब आपने। आगे बढ़ते हैं। अब एक ये फार्मूला आप यूज करिए और मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये n स्क्वायर, ये लिख दिया। सारी चीजें बोर्ड पर लिखिए। मैं आपको एक क्वेश्चन बोलूंगा, उसको राइटिंग में आपको लेना और फिर मेरे को आंसर आपको देना। उसके बाद मैं समझाऊंगा। बेरिलियम का केस है, ये क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है, लिख लीजिए। बेरिलियम 4 ट्राई पॉजिटिव आयन का कंपैरिजन आपको हाइड्रोजन से करना। ये अंडरलाइन कर दिया मैंने स्क्वायर में। आपको कंपेयर करना है हाइड्रोजन एटम और बेरिलियम 4 ट्राई पॉजिटिव आयन के केस में, कि बेरिलियम के कौन से ऑर्बिट में हम इलेक्ट्रॉन को प्लेस करें ताकि उसकी एनर्जी हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट के इक्वल हो जाए। क्वेश्चन को एक बार फिर ध्यान से सुनिए। हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी स्क्वायर में मैंने डिनोट की है। हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी मींस फर्स्ट ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल है। आपको ये बताना है कि बेरिलियम 4 ट्राई पॉजिटिव आयन में इलेक्ट्रॉन को हम कौन से ऑर्बिट में शिफ्ट करें ताकि उसकी एनर्जी हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट के इक्वल हो जाए। लीड पेन चलाना स्टार्ट कर दीजिए। 2 मिनट का आपके पास टाइम है। आंसर ना आएगा तो मैं उसको आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी आपके लिए क्वेश्चन बोला है, करिए उसको आराम से, कोई जल्दी नहीं। आंसर देते समय जल्दबाजी ना करें। पहला आंसर आया है श्रावणी, फोर्थ ऑर्बिट। करेक्ट आंसर है आपका। और बोलिए भाई अगले। एक आंसर अभी तक सही आया है, श्रावणी घोरपड़े का। उसने बोला है फोर्थ ऑर्बिट। बाकी स्टूडेंट भी इसी आंसर को फिलअप करिए, हो सकता आंसर सही आ जाए। भाई बहुत फास्ट आंसर देना है, ऐसे काम नहीं चलेगा इतनी स्लो। क्या बात है, किसी के आंसर आए ही नहीं अभी तक। चलिए भाई, टाइम अप हो गया। अब देखिए, जब आप इस फार्मूले को यूज करोगे तो हाइड्रोजन की जो एनर्जी है फर्स्ट ऑर्बिट की, वो तो ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आपको बेरिलियम 4 ट्राई पॉजिटिव आयन की एनर्जी इतनी लाना है। तो इलेक्ट्रॉन को कौन से ऑर्बिट में शिफ्ट करें?
इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट में शिफ्ट करें, इट मींस इतना आंसर आ जाए। तो ये और ये वैल्यू कैंसिल हो जाना चाहिए। और बेरिलियम में प्रोटॉन के नंबर 4, तो Z की वैल्यू 4 स्क्वायर, तो N की वैल्यू भी 4 होना चाहिए। 4 स्क्वायर कैंसल, आंसर ये बन जाए। तो फोर्थ ऑर्बिट जो होगा बेरिलियम 4 ट्राई पॉजिटिव आयन के लिए, अगर इलेक्ट्रॉन को फोर्थ ऑर्बिट में हम जंप कराएं तो उसकी एनर्जी हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के इक्वल होगी। इसी तरह लिथियम में क्या होगा, लिथियम में थर्ड ऑर्बिट, तो यहाँ थर्ड होगा। हीलियम में यहाँ सेकंड, तो यहाँ भी सेकंड। तो इस तरह हम आंसर दे सकते हैं कि कौन से ऑर्बिट का कंपैरिजन हम हाइड्रोजन से करें। चलिए नेक्स्ट, ये एनर्जी का कंसेप्ट है। अब एनर्जी के बेस पर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व होता है, ये भी एक कंसेप्ट है। और जब यहां से इसको हटा देते हैं आप, ये एनर्जी के फार्मूले को एक बार और हम यूज करके आगे रन करते हैं। इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको पता है कि जब वो अपनी एनर्जी लेवल के बेस पर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट ऑर्बिट एक। इसके बाद इमेजिनरी ऑर्बिट क्या होगा, सेकंड, फिर कौन होगा, थर्ड, इस तरह। अब हम केवल फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, इसको हटा देते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ है, फर्स्ट ऑर्बिट। तो फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन, अगर हाइड्रोजन का केस है, हम हाइड्रोजन के केस की स्टडी इसलिए करते हैं कि बाकी अनदर एलिमेंट का कंपैरिजन हाइड्रोजन का जो बोहर मॉडल का फार्मूला है उससे कंपैरिजन कर सकते। फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी हाइड्रोजन के लिए, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आंसर आया। अब आप ये कंसेप्ट यूज करिए कि ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में क्यों है, सेकंड में क्यों नहीं। उसका रीजन है कि जब इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग स्पेस में रिवॉल्व करेगा तो न्यूक्लियस उस पर क्या एक्ट करेगा, न्यूक्लियस उस पर अट्रैक्शन फोर्स एक्ट करेगा। और इस अट्रैक्शन फोर्स के कारण तेजी से न्यूक्लियस के सराउंडिंग स्पेस में रिवॉल्व होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कहां से है, इलेक्ट्रॉन के पास कहीं से एनर्जी नहीं होती। इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो यही न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स है। न्यूक्लियस अगर उस पर अट्रैक्शन फोर्स एक्ट करना बंद कर दे, इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा आउटसाइड फ्रॉम न्यूक्लियस। तो समझाने का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये कहां से आई, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन पर जो अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करता है इतना करता है। और ये अट्रैक्ट फोर्स जो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई करता है वही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। अब इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आप कैलकुलेट कर चुके हैं, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आप इलेक्ट्रॉन को सेकंड ऑर्बिट में जंप कराना चाहते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट से कहां जंप कराना चाहते हैं, ये फर्स्ट ऑर्बिट था n = 1, ध्यान से समझिए, ये n = 2 और उसके बाद क्या होगा n = 3 और लास्ट में क्या होगा n = इन्फिनिटी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में, तो फर्स्ट ऑर्बिट में है तो एनर्जी इतनी होगी। ये इसको कहां से ऑब्टेन हुई, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से। अब आप इलेक्ट्रॉन को यहां से सेकंड ऑर्बिट में जंप कराना चाहते हैं। बताओ आप चाहते हो, आपके चाहने से क्या होता है, आपके चाहने से दुनिया चलती है क्या,
इस इलेक्ट्रॉन को आप फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जंप कराना चाहते हैं तो ये ऑटोमेटिक चला जाएगा कि आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जंप करे, चल देगा? नहीं। इलेक्ट्रॉन जब फर्स्ट ऑर्बिट से आप सेकंड ऑर्बिट में जंप कराओगे तो आपको इस न्यूक्लियस के अगेंस्ट, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट में किसने रोक रखा है? न्यूक्लियस ने। और न्यूक्लियस के अगेंस्ट जब आप वर्क डन करोगे तब ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जंप करेगा। मींस अगर आपको इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जंप कराना है तो आपको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। किसके अगेंस्ट वर्क डन करोगे? वर्क डन अगेंस्ट न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस ही इसको रोक के रखता है। न्यूक्लियस इस पे अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करता है, इसलिए यहाँ रुका हुआ है। और आप इसको फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जंप कराना चाहते हैं तो आपको न्यूक्लियस के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। कितना वर्क डन करें? इट मीन्स आपको वर्क डन का मतलब होता है, वर्क का मतलब होता है एनर्जी। मीन्स इस इलेक्ट्रॉन को आपको एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगी। वर्क डन करने का मतलब एनर्जी का सप्लाई करना। जब आप इस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन को, एटम को कुछ एनर्जी सप्लाई करेंगे तब ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट को जंप करेगा। और इसी को बोलते हैं हम फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन या एटम। उस इलेक्ट्रॉन की कौन सी एक्साइटेड स्टेट है? फर्स्ट एक्साइटेशन मींस व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकंड। कहां से इलेक्ट्रॉन जंप हो? फर्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में जंप हो। और जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जंप होगा तो इसकी स्टोरी का नाम क्या रहेगा? फर्स्ट एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट। क्लियर? अब हम ये देखें कि हम एनर्जी कितनी सप्लाई करें। तो हमें क्या करना है? फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होती है ये पता है। इलेक्ट्रॉन अगर सेकंड ऑर्बिट में होता है तो एनर्जी कितनी होती है ये भी पता है। बस इन दोनों का डिफरेंस ही सप्लाई एनर्जी होगी। कैसे पता करें? चेंज इन एनर्जी, डेल का साइन लगाते हैं। डेल मीन्स चेंज और फार्मूला लिखते हैं E2 माइनस E1। फाइनल ऑर्बिट की एनर्जी माइनस जहां से इलेक्ट्रॉन को ले जा रहे हो उसको माइनस करना, मींस फाइनल एनर्जी लेवल माइनस इनिशियल एनर्जी लेवल। ये फार्मूला बन गया। अब देखते हैं कैसे पता करते हो आप। फिर से केस को समझिए। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में था, उसको आप सेकंड ऑर्बिट में जंप कराना चाहते थे। जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में होगा तो न्यूक्लियस उस पर अट्रैक्शन फोर्स एक्ट करेगा और आपको उस न्यूक्लियस के अगेंस्ट वर्क डन कर इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट से सेकंड ऑर्बिट में जंप कराना। ये फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट। अब फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट होगी तो फार्मूला क्या लगेगा? डेल ई चेंज इन एनर्जी E2 माइनस E1। और आपको E1 और E2 दोनों की एनर्जी पता है, कितनी है देखते हैं। कितनी एनर्जी है इसकी? चलिए, आया समझ में? अगर हम इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जंप कराना चाहते हैं तो हमें कुछ
अमाउंट ऑफ एनर्जी एटम को सप्लाई करना पड़ेगी। उस एनर्जी को कौन गेन करेगा? जो एनर्जी आप सप्लाई करोगे उसको कौन गेन करेगा? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आउटसाइड तो इलेक्ट्रॉन ही है, न्यूक्लियस तो अंदर है, और न्यूक्लियस को आपकी एनर्जी से कोई लेना देना नहीं। जब आप एनर्जी सप्लाई करोगे इलेक्ट्रॉन उसको गेन करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है तो दे लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल को जंप करेगा, क्योंकि ये सीधा सीधा रूल है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ऑर्बिट ऑन बेसिस ऑफ देयर एनर्जी। इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी के बेस पर रिवॉल्व है। आप इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज कर दोगे, वो फर्स्ट ऑर्बिट से निकल के कहीं भी जा सकता। आप उस एटम से इलेक्ट्रॉन से एनर्जी ले लोगे, आउटसाइड सप्लाई कर देगा, वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी लेवल में जंप हो जाएगा। मींस इलेक्ट्रॉन कैन चेंज देयर ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को चेंज कर सकता है और एनर्जी के अकॉर्डिंग सर्कुलेशन करेगा। तो चलिए, आप फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट की बात कर रहे हैं, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकंड, डेल E इक्वल टू E2 माइनस E1 फार्मूला लगेगा। E2 की वैल्यू आपके पास लिखी हुई है, जो आंसर था -3.4। ये हाइड्रोजन के सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी है, मैंने E2 लिया है, लिख दिया, माइनस फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी -13.6। दोनों का हिसाब किताब करिए, ये -3.4 और ये माइनस माइनस प्लस 13.6, इसमें से इसको माइनस करो, साइन बनेगा प्लस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आया आंसर, लेकिन आंसर कैसा आया? पॉजिटिव। मीन्स कहने समझाने का मतलब ये है कि जब आप इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जंप कराना चाहते हैं तो आपको इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करना पड़ेगी। कितनी सप्लाई करना पड़ेगी? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब आप इस पर वर्क डन करेंगे, इतनी एनर्जी सप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से निकलकर सेकंड ऑर्बिट को जंप कर जाएगा। अदरवाइज वो फर्स्ट ऑर्बिट में सर्कुलेशन करता रहेगा। आप जब सप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से कहां जंप कर जाता है? हायर को। और अगर आप उससे एनर्जी को गेन कर लेते हो, आउटसाइड वो सप्लाई करे, तो वो हायर एनर्जी लेवल से कहां आ जाएगा? लोअर एनर्जी लेवल। तो समझाने का मतलब है, इलेक्ट्रॉन कैन चेंज देयर ऑर्बिट एंड सर्कुलेट ऑन बेसिस ऑफ देयर एनर्जी। क्लियर? चलिए, अब हम क्या करें कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, फर्स्ट से कहां लाए? सेकंड। अब हम क्या करें, इसको फर्स्ट से कहां ले जाएं? पता नहीं कहां जाएगा, इन्फिनिटी। उसको एटम से सेपरेट कर दें तो इस टाइप की एनर्जी का नाम होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आईपी। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में होगा और वो इलेक्ट्रॉन एटम से सेपरेट हो जाए तो ये एटम पॉजिटिव आयन में कन्वर्जन करेगा, और आयन में कन्वर्जन होगा, इसलिए इस एनर्जी का नाम क्या रखा? पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी पता करते हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी का मीनिंग समझ में आया क्या है? व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू लास्ट इन्फिनिटी, तो क्या होगा? फार्मूला लगाते हैं, डेल ई चेंज इन एनर्जी फाइनल माइनस फर्स्ट ऑर्बिट। यही फार्मूला इधर लगाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, वहां भी फाइनल माइनस इनिशियल। डेल ई फाइनल क्या होता है? इन्फिनिटी इक्वल टू 0 माइनस 13.6 माइनस माइनस प्लस, डेल ई इक्वल टू प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ गया आंसर। इसका मतलब ये है कि हम जो बोलते हैं कि न्यूक्लियस इस फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन पर कितना अट्रैक्शन फोर्स यूज करता था, इतना 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स इस पर अप्लाई था।
और आपको इस इलेक्ट्रॉन को यहां से रिलीज करके बाहर करना, सेपरेट करना एटम से, बताओ आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा। आपको उसके अगेंस्ट वर्क डन करना है, उसकी खुद की एनर्जी -13.6 है, और जब आप वर्क डन करोगे तो वही एनर्जी का साइन क्या आ जाएगा, +13.6। तो अगर आपको फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को इंफिनिटी तक ले जाना है तो आपको इतनी एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगी। कितनी सप्लाई कर रहे हो? अरे उतनी सप्लाई कर रहे हो जितनी न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करता है। जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स है उसी के अगेंस्ट वर्क डन करता है, तो आपको उतनी ही एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगी, तब जाके वो चलेगा। और दूसरी चीज ये ध्यान रखिए कि उतनी उसके इक्वल एनर्जी सप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रॉन ऐसे वाइब्रेशन करेगा, मीन्स उससे थोड़ी सी ज्यादा करोगे तब चलेगा, ये भी रूल है। तो समझाने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से आपको लास्ट इंफिनिटी तक ले जाना है तो आपको ये एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगी। और फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट को जंप कराना है तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। अलग अलग यहाँ कंसेप्ट है, दोनों को आप नोट करिए। 2 मिनट का आपके पास टाइम है, उसके बाद आगे बात करते हैं रेडियस की। फिर किसी ने बोला है कि ऑर्बिटल के बारे में फिर से समझाइए, तो भाई ऑर्बिटल के बारे में आज फिर से समझाऊंगा लास्ट में, रेडियस के बाद फिर उसी को लेंगे। 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सही आंसर है। चलिए नोट कर लीजिए बोर्ड पर से कि फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी की वैल्यू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, और जब हम एनर्जी सप्लाई करते हैं, आप 9th-10th में पढ़े हो कि जब किसी सिस्टम को हम एनर्जी सप्लाई करते हैं तो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। और ऐसा भी आपने शायद पढ़ा होगा कि एंडोथर्मिक प्रोसेस में एनर्जी का साइन पॉजिटिव होता है, वो पॉजिटिव आ चुका है। और दूसरा आपने 9th-10th में ये भी स्टडी की होगी कि एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है जिसमें एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करता है, तो वो नेगेटिव साइन से भी रिप्रेजेंट है। मीन्स इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना है ऑर्बिट से तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा, और जब इलेक्ट्रॉन वर्क डन कर दे तो वो हायर एनर्जी लेवल से कहाँ आ जाएगा, लोअर एनर्जी लेवल में। ये कंसेप्ट फेयर कॉपी में नोट कर लीजिए, बाद में काम आएगा। आयोनाइजेशन पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखिए। आयोनाइजेशन पोटेंशियल की डेफिनेशन है, मैं स्टेटमेंट बोलूंगा, जिसने भी क्वेश्चन किया वो लिखिए। मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, minimum required amount of energy when removal of valency electron, removal of valency electron of any atom या from any atom in gaseous state, gaseous state होना चाहिए उस एटम, सॉलिड या लिक्विड में वो डेफिनेशन काउंट नहीं होगी। लिख लिया? फिर से सुन लीजिए। मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर एनी एटम व्हेन रिमूवल ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इन गैसियस स्टेट, उस एलिमेंट की, एटम की गैसियस स्टेट में उसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते समय या रिमूव करने में जो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी यूज होती है वो आयोनाइजेशन पोटेंशियल के नेम से फेमस होती है। ये पीरियोडिक टेबल में आएगी, तब डिटेल समझाएंगे, और बहुत ज़्यादा डिटेल है इसकी स्टोरी, तब हम इसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे। अभी तो इतना काफ़ी है। आपने शायद डेफिनेशन और बोर्ड पर जितनी चीज़ें लिखी है नोट कर ली होगी। अब हम अगला फार्मूला लेते हैं रेडियस का। ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट थे मैंने आपको एक्सप्लेन किए। स्टडी पैकेज का यूज करिए
उसमें जो स्टोरी लिखी है केमिस्ट्री की वो स्टडी करिए, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। केमिस्ट्री सब्जेक्ट बड़ा इजी सब्जेक्ट है और इसमें कंसेप्ट बेस, कुछ तो कंसेप्ट इमेजिनरी है क्योंकि इसमें दिखता कुछ भी नहीं है, होता सब कुछ है। चलिए अब बात करें रेडियस की। रेडियस का फार्मूला है 0.53 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। फार्मूलों को ध्यान दीजिए, फार्मूले उल्टा सीधे लिख के एक्सप्लेनेशन मत कर दीजिए। एनर्जी का फार्मूला क्या था? -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। रेडियस का फार्मूला चेंज हो गया। आर इक्वल टू 0.53 ये फैक्टर है फार्मूले में, हमने जब बहुत सारी वैल्यू पुटअप करते हैं तो ये आता है। एन स्क्वायर नंबर ऑफ ऑर्बिट का स्क्वायर, जेड न्यूक्लियर चार्ज। तो यहां पर सबसे पहले हम किसकी बात करें? क्योंकि बोहर ने हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में सारी फार्मूले प्रपोज किए हैं, उन्हीं से हम आगे बढ़ेंगे। हाइड्रोजन की ये न्यूक्लियस, ये हाइड्रोजन का एक प्रोटॉन मीन्स एक, यहाँ न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितना है? एक, मतलब Z इक्वल टू 1। इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में? फर्स्ट, तो N इक्वल टू 1। याद रखिए 0.53 N स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर गया, Z 1 और ये वैल्यू किसमें है? यूनिट होती है मेजरमेंट की आर्मस्ट्रांग, उसमें। ये आ गया आंसर। ये हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस। सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चला जाए तो हाइड्रोजन के केस में, अभी हाइड्रोजन की बात करेंगे। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अगर सेकंड ऑर्बिट, ये इमेजिनरी कंसेप्ट है, और हाइड्रोजन के पास बहुत सारे ऑर्बिट्स है, बहुत सारे ऑर्बिट थे, इट मीन सराउंडिंग स्पेस ही तो ऑर्बिट है। फर्स्ट भी हो सकता, सेकंड भी हो सकता, थर्ड फोर्थ फिफ्थ और एनी अदर। तो सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी? R2 फॉर H, ये क्या था? R1। सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में है तो 0.53, एन की वैल्यू 4, ये आंसर आ गया 2.12 R मीन्स अगर आप हाइड्रोजन का ही केस ले और फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी का रेशो देखें 1:4। थर्ड ऑर्बिट की R3 फॉर H 0.53 इंटू 9, थर्ड ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 9। तो यहां पर रेशो क्या बनेगा? 1:4:9:16 मीन्स जो n का स्क्वायर है वही रेशो बनता जाएगा रेडियस का। अब जैसा अभी क्वेश्चन था कि इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएगा उसकी एनर्जी इंक्रीज होगी और न्यूक्लियस के नजदीक रहेगा एनर्जी डिक्रीज होगी। तो अब अगर आप यहाँ कंसेप्ट को चेंज करें, किसके बारे में बात करें? लिथियम डाइपॉजिटिव 3 और बेरिलियम 4 ट्राइपॉजिटिव की रेडियस के बारे में बात करें तो फार्मूला बदल जाएगा। देखिए लिथियम Li डाइपॉजिटिव 0.53, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। अब लिथियम के लिए n स्क्वायर की वैल्यू रखो, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन थे, 2 चले गए, एक ही तो बचा, मीन्स ऑर्बिट तो फर्स्ट है, तो n स्क्वायर इक्वल टू 1। जेड की वैल्यू चेंज होगी। जेड कितना है लिथियम में? प्रोटॉन के नंबर 3 होते हैं, ये रख दिया। अब आप कंपैरिजन करिए हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट और लिथियम के फर्स्ट ऑर्बिट के रेडियस का कंपैरिजन करिए। ये 3 टाइम लेस है, मतलब अगर ये 1 है तो ये 1/3 है। उसके कंपैरिजन में जाओगे तो क्या करोगे? इसकी एनर्जी यही पता कर लेते हैं। एनर्जी ऑफ बेरिलियम 0.53 और n की वैल्यू तो 1 है, बट जेड की वैल्यू क्या है? हाइड्रोजन से कंपैरिजन करिए फर्स्ट ऑर्बिट से। हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट की जो रेडियस है वो बेरिलियम के फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस मींस 4 टाइम लेस होगी, क्योंकि उसकी जेड की वैल्यू 4 है। इस तरह आपको रेडियस का कंपैरिजन करना है। डिफरेंट
स्पीशीज लाइक हाइड्रोजन, ये सब हाइड्रोजन की तरह बना दिया, सब में से एक एक इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है, बाकी सब रिलीज कर दिए। लेकिन जेड की वैल्यू डिफरेंट है, इसलिए यहाँ जेड की वैल्यू आपको डिफरेंट पुटअप। तो इस तरह नोट करिए फार्मूले को और रेडियस का कंसेप्ट ध्यान रखिए। इसके बाद आता है आपकी जो रिक्वायरमेंट है कि ऑर्बिटल्स के शेप क्या होते हैं। ऑर्बिटल के शेप वापस से डायग्राम बना के मैं समझा देता। कौन गायब है भाई ये? चलिए, हाइड्रोजन की एक ऑर्बिट नहीं होती है। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हम ऐसा इमेजिन करते हैं कि उसका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में। ऑर्बिट का मीनिंग होता है सर्कुलर पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर आप उस हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सप्लाई करो तो वो फर्स्ट ऑर्बिट से निकल के कहां जा सकता है? अगले स्पेस में, थोड़ा सा न्यूक्लियस से दूर जाएगा। तो आप क्या बोलोगे? आपने 10.2 एनर्जी हाइड्रोजन को सप्लाई की, तो उसका इलेक्ट्रॉन जो उसका सर्कुलर पाथ था उससे निकल के थोड़ा सा ऊपर चला गया। बताओ, थोड़ा सा ऊपर गया, स्लाइटली डिस्प्लेस हुआ अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, उस ऑर्बिट को क्या बोलोगे? उस ऑर्बिट को बोलना पड़ेगा सेकंड ऑर्बिट। मींस ऑर्बिट, ऑर्बिटल, ये सारे कंसेप्ट क्या है? ये एक स्पेस है, इमेजिनरी स्पेस है अराउंड द न्यूक्लियस। हमने कोई वहां सर्कल बना के ऑर्बिट को शो नहीं किया है कि ये फर्स्ट ऑर्बिट, अब ये सेकंड, ये थर्ड। और हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है तो एक ही ऑर्बिट होगा। ऑर्बिट तो सब होंगे, बट उसमें इलेक्ट्रॉन एक है, इसलिए हम फर्स्ट ऑर्बिट बोलते हैं। क्लियर? ऑर्बिट का मीनिंग होता है सर्कुलर पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के बाद किसका जन्म हुआ? हैप्पी बर्थडे हुआ दुनिया में। हाइड्रोजन के बाद हीलियम का हैप्पी बर्थडे हुआ। हीलियम में इलेक्ट्रॉन कितने आए? 2, और दोनों इलेक्ट्रॉन उसके फर्स्ट ऑर्बिट में है। अब लिथियम का हैप्पी बर्थडे आया, तो लिथियम में इलेक्ट्रॉन कितने थे? 3, फर्स्ट ऑर्बिट में कितने आए? 2। एक कहाँ गया? एक थोड़ा सा उससे न्यूक्लियस से दूर गया। मीन्स रिपल्सन के कंसेप्ट से फर्स्ट ऑर्बिट से वो तीसरा इलेक्ट्रॉन दूर गया। पता, वो तीसरा इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलेट हुआ तो उसको आपने क्या बोला? आपने उसको बोला सेकंड ऑर्बिट। और अगर मान लीजिए फिर से कंपैरिजन करें हीलियम से, तो हीलियम में तो 2 इलेक्ट्रॉन थे, फर्स्ट ऑर्बिट में थे, सेकंड ऑर्बिट था क्या? तो ऑर्बिट का कंसेप्ट क्या है? ऑर्बिट एक इमेजिनरी कंसेप्ट है जिसमें इलेक्ट्रॉन अगर है तो सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट, और इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो स्पेस है अराउंड द न्यूक्लियस। क्लियर? जैसे जैसे एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं वो न्यूक्लियस से दूर रह करके सर्कुलेट होते रहते हैं, और उन्हीं का नाम हम ऑर्बिट बोलते हैं। बस यही ऑर्बिट का कंसेप्ट। ऑर्बिटल हुआ, ऑर्बिटल हुए, ये सारे कंसेप्ट क्या है? हाइड्रोजन में बहुत सारे ऑर्बिट है। ऑर्बिट का मतलब अराउंड द स्पेस ऑफ न्यूक्लियस। नेक्स्ट, अब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी लिख लीजिए। इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व होता है तो उसकी वेलोसिटी है v = 2.18 into n 2.18 into 10⁶ मीटर पर सेकंड अपॉन n। ये इलेक्ट्रॉन की सर्कुलर ऑर्बिट में वेलोसिटी का फार्मूला। 2.18 into 10⁶ अपॉन n वेरिएबल है। n मीन्स फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ, इस तरह। क्लियर? नोट करिए इसको।
नोट करने के बाद हम कल जो हमने स्टडी की थी उसको रिवाइज करते हैं, लेकिन बहुत फास्ट रिवाइज करेंगे। चलिए भाई, लिख लिया। अब आ जाइए वापस ऑर्बिटल के शेप पर। ऑर्बिटल का जो शेप है, कल हमने स्टडी की थी शेप ऑफ ऑर्बिटल। फिर से ध्यान से समझिए और जल्दी से समझिए। मैं 3 ऑर्बिटल के शेप की स्टडी करेंगे। पहला ऑर्बिटल एस, एस ऑर्बिटल, ये न्यूक्लियस, ये सेंटर न्यूक्लियस का, ये फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट न्यूक्लियस के क्लोजली पैक्ड होता है। इसका मतलब न्यूक्लियस और फर्स्ट ऑर्बिट के बीच में कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 नहीं होगी। मींस यहां इलेक्ट्रॉन होगा, यहां भी इलेक्ट्रॉन होगा और तेजी से सर्कुलेट होंगे, तो हमें पता नहीं कहां है वो। मींस हम इस पूरे स्पेस को ही ऑर्बिट बोलेंगे और इसी का नाम फर्स्ट ऑर्बिट है। जब इलेक्ट्रॉन इसमें हाई स्पीड से सर्कुलेट होगा, जो अभी स्पीड लिखी थी मैंने 2.18 × 10⁶ मीटर पर सेकंड, तो आप उसको पता नहीं कर सकते, जस्टिफाई नहीं कर सकते वो है कहां। इस पूरे स्पेस में इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी है और यही इसका सर्कुलर ऑर्बिट है। इसलिए न्यूक्लियस और फर्स्ट ऑर्बिट के बीच में कोई गैप नहीं होता। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाईएस्ट होगी, 0 नहीं। इसीलिए कल हमने बोला था कि न्यूक्लियस और फर्स्ट ऑर्बिट के बीच में कोई नोड नहीं होगा। और इसी नोड को जब रेडियली हम कैलकुलेट करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? नोडल सरफेस। और नोडल सरफेस कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या था? n-1। जितने नंबर ऑफ n है उससे 1 माइनस करिए, नोडल सरफेस के नंबर आ जाएंगे। ये फर्स्ट ऑर्बिट। अब सेकंड ऑर्बिट स्टार्ट होगा तो फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, तो यहाँ फिर डिस्टेंस होगा। ये सेकंड ऑर्बिट, ये 2 इलेक्ट्रॉन, 8 होंगे टोटल। सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8 होंगे यहाँ सर्कुलेटेड। अब ये जो पोर्शन है, ये मैंने इसे इंडिकेट किया लाइन से, ये वाला इतना। यहां इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं, यहां कभी भी आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस रीजियन में 0 पॉसिबल है। और इसी रीजियन का नाम क्या होता है? नोडल सरफेस। तो देखिए, न्यूक्लियस और फर्स्ट ऑर्बिट के बीच में कोई नोडल सरफेस नहीं, इसीलिए हम n-1 यूज करते हैं। सेकंड, फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट के बीच में गैप होगा, उसी का नाम नोडल सरफेस। ये थर्ड ऑर्बिट, ये गैप है। यहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रेडियली 0 है पूरे स्पेस में, वही नोडल सरफेस, और उसी का नाम नोड बनता है। कितने नोड हो गए? 1, 2 नोड मिलेंगे आपको अगर n की वैल्यू 3 है तो। कितने नोडल सरफेस मिलेंगे? n-1, 3-1 = 2। एक ये नोडल सरफेस है, एक ये। जैसे जैसे एस ऑर्बिटल इंक्रीज होगा, और एस ऑर्बिटल का शेप कैसा है? स्फेरिकल सिमेट्रिकल। एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सराउंडिंग स्पेस में होता है रेडियल। ये एस ऑर्बिटल का शेप। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो एस ऑर्बिटल के बारे में आप लिखिए, नोडल सरफेस का फार्मूला बनेगा n-1, और एस ऑर्बिटल रेडियली मींस स्फेरिकल इन शेप होता है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग स्पेस में। और ये नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, सर्कल में, इसलिए इस ऑर्बिटल को बोलते हैं नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल। अब आते हैं पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल में आपने पढ़ा 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ऑर्बिटल कितने होंगे? 3, px, py, pz। और पी ऑर्बिटल होता है
डम्बेल से कैसा होता पी ऑर्बिटल? पी ऑर्बिटल का शेप डम्बेल शेप होता है और पी ऑर्बिटल होंगे 3, तो एक्सिस के थ्रू रिप्रेजेंटेशन, जैसे ये एक ऑर्बिटल, ये कौन सी एक्सिस? एक्स, ये वाई, और सेंटर में कौन सी होगी? जेड। जेड हमेशा सेंटर में होती है एक्स वाई के, और एक्स वाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर 90 डिग्री के एंगल पे होगी हमेशा, चाहे एटम घूमता रहे चाहे इलेक्ट्रॉन घूमता रहे, चाहे आप घूमते रहो, एक्स और वाई एक्सिस हमेशा परपेंडिकुलर होगी, जेड एक्सिस सेंटर में होगी। तो यहाँ पर हम पी एक्स ऑर्बिटल को डिजाइन करें। पी ऑर्बिटल डम्बेल शेप होता है और डम्बेल 2 लोब रखता है। ये बन गया ऑर्बिटल। कौन सी एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर है? एक्स एक्सिस पर, इसलिए इसका नाम क्या है? पी एक्स। और पी एक्स ऑर्बिटल के कंपैरिजन में या एज रेस्पेक्ट टू पी एक्स ऑर्बिटल वाई और जेड पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? 0। ये इसका बना नोडल प्लेन। इसका नोडल प्लेन क्या है? वाई जेड, और नोडल प्लेन की वैल्यू होती है एल के इक्वल। ये कल समझाया था, पी के लिए एल की वैल्यू 1, तो इसका नोडल प्लेन एक ही होगा और उसका नाम होता है वाई जेड। अब सुनिए, यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हायर है, इसलिए इसका नाम पी एक्स रखा। इसका मतलब हम केवल इमेजिन करते हैं कि इलेक्ट्रॉन होगा या नहीं होगा, हमको पता नहीं। हम केवल क्या कंसेप्ट लेते हैं? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल की डेफिनेशन क्या है? ऑर्बिटल की सीधी सीधी डेफिनेशन है, ऑर्बिटल इज द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। ऑर्बिटल एक्चुअली स्पेस है अराउंड द न्यूक्लियस इन विच मैक्सिमम फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहां इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी हो, इलेक्ट्रॉन आपको मिलने की संभावना हो। मिले ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं। क्यों? वो एक जगह रुकता ही कहाँ है जो आपको मिलेगा? वो रुके तब तो आप आइडेंटिफाई करोगे इलेक्ट्रॉन यहाँ है, वो तो लगातार चलता रहता है। इसीलिए आप क्या करते हो? ऑर्बिटल के कंसेप्ट को यूज करते हो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ से यहाँ होगा, उसी का नाम ऑर्बिटल। चलिए, ये पी एक्स। दूसरा, ये जेड एक्सिस, ये एक्स और वाई। अब जेड एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर होगी तो उस ऑर्बिटल का नाम पी जेड। ये बन गया, ये पी जेड। और पी जेड हमेशा सेंटर में होता है, ये ध्यान रखिए। ये एक्स, ये जेड और ये वाई। इधर कौन सा ऑर्बिटल आएगा? ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये जेड। ये बन गया पी वाई। अब तीनों के नोडल प्लेन एक एक होंगे। इसका नोडल प्लेन क्या है? वाई जेड। इसका नोडल प्लेन एक्स वाई, क्योंकि एक्स वाई एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पी जेड ऑर्बिटल के रेस्पेक्ट में 0 है। इसमें देखिए, ये पी वाई इसका नाम है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पी वाई एक्सिस पर आया है। एक्स जेड इसका नोडल प्लेन। इस तरह ऑर्बिटल का कंसेप्ट है। अब आप बोलोगे ये सब आपने अलग अलग डिजाइन किए, एक साथ कैसे होंगे? तो एक साथ ये ऐसे होते हैं, क्या समझा? इसको मिटा देता हूं। अब इसी एक्सिस पर सारे ऑर्बिटल डिजाइन करके समझाऊंगा। ये पी एक्स, कौन सा ऑर्बिटल? पी एक्स। ये कौन सा? पी वाई। और पी जेड कहाँ होगा? ये सारे ऑर्बिटल एक ही पूरे डिजाइन में ऐसे बन सकते हैं। इसका नाम पी एक्स, इसका नाम पी वाई, इसका नाम पी जेड। अब इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ आता है? पी एक्स में। ये आया एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज गुणस मल्टीपल लॉ से। फिर कहाँ आएगा? वाई में। फिर कहाँ जाएगा? फिर कहाँ आएगा? एक्स में, एंटी पैरेलल। फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है, इधर आएंगे। तो इस तरह पी ऑर्बिटल का शेप क्या है? डम्बेल शेप। एस ऑर्बिटल स्फेरिकल इन शेप। पी ऑर्बिटल के बाद डी ऑर्बिटल की बात करते हैं। और कल आपको इसमें जैसा समझाया था कि जो पी जेड ऑर्बिटल है उसके लिए एम की वैल्यू 0 होती है हमेशा, बार बार नहीं बदलेगी। चलिए, डी ऑर्बिटल कितने होते हैं? 5। इन पांचों के शेप अलग अलग होते हैं, लेकिन सेंटर में जो है उसके लिए एम की वैल्यू 0, इसकी
प्लस माइनस 2, ये प्लस माइनस 1, इसके लिए 0, ये प्लस माइनस 1 और ये प्लस माइनस 2, मीन्स ये दो ऑर्बिटल और ये दो एक्सचेंज होते रहते हैं। और एक्सचेंज होने के कारण इनकी m की वैल्यू चेंज होती रहती है। ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करती है। पहला ऑर्बिटल, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड ऑर्बिटल डी की बात करेंगे, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। 5 डी ऑर्बिटल में ये एक्सिस एक्स, ये वाई, पहला ऑर्बिटल जिसको हम नाम देंगे डी एक्स वाई, और इनके नोडल प्लेन कितने होंगे, एल की वैल्यू के इक्वल 2। ये नोडल प्लेन के नंबर लिखे हैं मैंने, यहाँ लिख देता, नोडल प्लेन एल के इक्वल होते हैं और डी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू 2 होती है, इसलिए नोडल प्लेन 2। ये एक्स वाई एक्सिस, डी ऑर्बिटल कैसे होते हैं, डबल डम्बेल शेप। डी ऑर्बिटल का शेप डबल डम्बल शेप है। और ऑर्बिटल की डेफिनेशन को समझ के उसके कंसेप्ट को दिमाग में बिठाइए। ऑर्बिटल इमेजिनरी स्पेस है अराउंड द न्यूक्लियस इन विच मैक्सिमम फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो ऑर्बिटल के नाम से फेमस होगा, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन ना है तो फिर वो स्पेस है। जैसे हम एक क्लासरूम का एग्जांपल लें, आप जब क्लासरूम में बैठते हो तो वहां चेयर है। क्लासरूम के अंदर जब आप सिटिंग करेंगे, चेयर होगी, चेयर पर आप बैठेंगे, और जब आप क्लास के अंदर होंगे तो वो स्टडी रूम है, मीन्स वहां क्लास चल रही है। और जब आप उठ करके आप घर चले गए तो क्या क्लासरूम खत्म हो गया? अरे क्लासरूम तो वैसा ही है एज इट इज, चेयर भी वैसी लगी है, केवल आप उठ करके चले गए। तो उसको क्लासरूम बोलोगे ना बोलोगे? फिर भी उसको क्लासरूम बोलना पड़ेगा। और जब आप उसमें बैठ के स्टडी करते हैं तो फिर वो स्टडी रूम में कन्वर्ट हो जाता है। यही ऑर्बिटल का कंसेप्ट है। अराउंड द न्यूक्लियस स्पेस है, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन है तो आप ऑर्बिटल बोलते हो, और ना इलेक्ट्रॉन है तो फिर उसको स्पेस बोलते हो। आगे बढ़िए। डी ऑर्बिटल डबल डम्बल शेप है, 4 लोब होंगे, एक्स वाई एक्सिस के इन बिटवीन 45 के एंगल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर है, इसलिए इस ऑर्बिटल का नाम डी एक्स वाई। यहाँ देखिए ध्यान से, एक्स वाई एक्सिस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 45 पर एंगल पर हायर है, इसलिए इस ऑर्बिटल का नाम डी एक्स वाई। आगे बढ़िए। ये कौन सी एक्सिस, जेड, ये कौन सी एक्सिस, एक्स। अब इसके बीच में है ये इधर कहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर है? एक्स और जेड एक्सिस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर है ऑर्बिटल की, इसलिए इसका नाम रखेंगे डी एक्स जेड। अब सेंटर वाला ऑर्बिटल आएगा, ये जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस, इसमें केवल 2 लोब होते हैं, ये और 2 लोब स्पेस के कारण यहाँ डिसअपियर है। अब इसका नाम बोलो क्या होगा, डी जेड स्क्वायर, क्योंकि जेड एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर है और इसके लिए एम की वैल्यू क्या होगी, 0, और इसके नोडल प्लेन भी क्या होंगे, 0, इसमें भी कोई नोडल प्लेन नहीं होता। अब आप जो स्टडी पैकेज देखेंगे, बुक में देखेंगे, तो उसने क्या किया, जेड एक्सिस को ऐसे ले लिया इसके प्लेस पे, मींस इसको क्या करा, ऐसे घुमा दिया, तो जेड एक्सिस घूम सकती है। जब जेड एक्सिस यहाँ आएगी तो एक्स वाई इसके परपेंडिकुलर होगी, उससे कोई फर्क नहीं होगा। मैंने जेड एक्सिस को लेकर के डायग्राम बना दिया। अब ये कौन सी एक्सिस, जेड, और ये कौन सी एक्सिस, वाई। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर होगी, ये और ये, तो वाई और जेड एक्सिस के बीच में तो नाम क्या बनेगा, डी वाई जेड। इसके भी नोडल प्लेन कितने होंगे, 2, इसके भी नोडल प्लेन 2, इसकी m की वैल्यू +2 -2, इसकी वैल्यू +1 -1, इसकी m की वैल्यू 0, इसकी +1 -1। ये इसको एक्सचेंज कर सकता है, ये उसके प्लेस पे जा सकता है, ये वाला उस कॉर्नर को एक्सचेंज कर सकता है।
मीन्स इनकी m की वैल्यू बदलती रहेगी। अब लास्ट ये x और y, जब x इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर और y एक्सिस पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर हो तो लास्ट ऑर्बिटल का नाम होगा dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर। ऐसे d ऑर्बिटल टोटल कितने? 5। इन पांचों d ऑर्बिटल की आप स्टडी करिए, वापस से मैंने रिवाइज किए, कल आगे बढ़ेंगे। आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं। कल हम स्टडी करेंगे एक हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और दूसरा आएगा डी ब्रागली इक्वेशन। यहाँ न्यूमेरिकल पोर्शन है तो मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन की तैयारी करके आना, इनको नोट करिए। ये 5 डी ऑर्बिटल आपको समझाए और पांचों डी ऑर्बिटल के नोडल प्लेन, एक को छोड़कर 4 के नोडल प्लेन 2-2 होंगे। ये कौन है भाई? आकांक्षा। हाँ देखिए, इसके बाद क्लास होगी, मैं अभी आपको मैसेज मैडम से सेंड करवाता, इसके बाद क्लास है, आप तैयार रहिए। बोर्ड पर से नोट कर लीजिए और इसके बाद क्लास सब्जेक्ट की है, वो मैडम आपको जस्ट अभी आफ्टर 5 मिनट सेंड करती है, उसके लिए आप तैयार।